हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम श्रीराम फाइनेंस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बेसिकली इनकी Q4 रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन को लेकर है। कहने का मतलब है कि इनकी जो Q4 की रिजल्ट पब्लिश होने वाली है, उसको लेकर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ श्रीराम फाइनेंस के फंडामेंटल्स देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, चार्ट्स देखेंगे एंड लास्ट में हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हमारे लिए ये फ़ायदेमंद सौदा होगा या नहीं। इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो भी डिस्कशन हम लोग अभी इस वीडियो में करेंगे वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से, तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस बिल्कुल भी मत समझना, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इस स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको इसके बारे में खुद से भी रिसर्च एंड स्टडी करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेनी है, ठीक है। या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करनी है, ठीक है। चलो वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम आ चुके हैं। यह है स्क्रीनशॉट एक न्यूज़ की, जिसके अंदर मार्केट की यानी कि ब्रोकरेजेस की एक्सपेक्टेशंस बताई जा रही हैं कि इनकी एक्सपेक्टेशन कैसी है श्रीराम फाइनेंस की Q4 रिजल्ट को लेकर, ठीक है। तो देखो, द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट्स 49.3% राइज इन द ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ऑफ द NBFC इन Q4 FY24। तो कहने का मतलब है कि जो फाइनेंशियल ईयर 24 का जो Q4 है यानी कि जनवरी टू मार्च की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसके अंदर जो श्रीराम फाइनेंस की नेट प्रॉफिट है वो 49.3% से बढ़ सकती है, ऐसा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, ठीक है। अब अमाउंट में यहाँ पर बात करें तो ये 1953 करोड़ का बताया जा रहा है कि 1953 करोड़ तक नेट प्रॉफिट आ सकती है इस क्वार्टर में, ठीक है, एज अगेंस्ट 1308 करोड़ इन द करस्पॉन्डिंग प्रीवियस लास्ट ईयर। कहने का मतलब है जो लास्ट ईयर था हमारा FY23, तो उसके Q4 में कितनी आई थी नेट प्रॉफिट 1308 करोड़, जो कि इस बार आने वाली है 49% से बढ़कर यानी कि 1953 करोड़। ऐसी एक्सपेक्टेशन है ब्रोकरेजेस की, मार्केट की, कि ग्रोथ देखने को मिल सकती है नेट प्रॉफिट के अंदर। और अगर इस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नंबर्स आती है तो फिर जो श्रीराम फाइनेंस का शेयर है वो कुछ खास तेजी मंदी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये जो एक्सपेक्टेशन है इसे बीट कर देती है, इससे भी ज़्यादा यहाँ पर इनके नेट प्रॉफिट अगर देखने को मिलते हैं तो फिर स्टॉक के अंदर काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और यही अगर एक्सपेक्टेशन जो है ये मिस कर देता है तो फिर स्टॉक के प्राइस के अंदर काफ़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पर बोला जा रहा है एस्टिमेटेड टू ग्रो 22.1%, ठीक है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि 22% से बढ़ सकती है। किसके कंपैरिजन में? Q4 FY23 के कंपैरिजन में। Q4 FY23 यानी कि कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो Q4 था उसमें नेट इंटरेस्ट इनकम कितना था? 4181 करोड़ का। अब ये 22% से बढ़कर 5105 करोड़ तक जा सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो ये तो जब रिजल्ट आएगी तभी देखने को मिलेगी। अगर एक्सपेक्टेशन को बीट करती है तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी इसके शेयर में, और अगर एक्सपेक्टेशन को मिस करती है तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आई तो फिर कुछ खास तेज़ी मंदी देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस के फंडामेंटल्स की। तो देखो, एक लार्ज कैप की कंपनी है। किस टाइप की कंपनी है? NBFC सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। इसके अंदर काफ़ी सारे सेगमेंट्स में लोन्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल टू व्हीलर्स के लिए लोन दिए जाते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए लोन दिए जाते हैं, और फिर पर्सनल लोन भी देती है, गोल्ड लोन भी देती है ये कंपनी, ठीक है। लेकिन अगर मेजर रेवेन्यू की यहाँ पर बात की जाए तो मेजर रेवेन्यू इनकी आती है कॉमर्शियल व्हीकल की जो फाइनेंसिंग है उनके थ्रू, ठीक है। तो जो कॉमर्शियल व्हीकल से इनकी फाइनेंसिंग के थ्रू आती है रेवेन्यू, वो यहाँ पर अप्रोक्स 50% है, ठीक है। मतलब आधा रेवेन्यू इनका सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल के थ्रू ही आ जाता है उनको फाइनेंस करके, ठीक है। यहाँ पर इनके मार्केट कैप की बात करें तो 95,008 करोड़ है।
अब यहाँ पर स्टॉक के पी की बात करें तो 14.3 है, इंडस्ट्री पी है 20.6। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो पी कम है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा सस्ता में मिल रहा है शेयर। आरओसी की बात करें तो 12.1% है, डेप्ट टू इक्विटी 3.77 है, चूँकि डेप्ट देख सकते हो यहाँ पर 1,74,438 करोड़ है। तो इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं इनके अंदर हमें डेप्ट ज़्यादा देखने को मिलते ही हैं। जनरली मैं सभी वीडियोज़ में बोला करता हूं कि एनबीएफसी या फिर फाइनेंशियल सेक्टर के जो कंपनीज होते हैं उनके अंदर डेप्ट टू इक्विटी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इनको कर्ज लेना पड़ता है दूसरों को कर्ज लोन देने के लिए, ठीक है। इस वजह से इनकी डेप्ट टू इक्विटी बड़ी होती है, कर्ज बड़ी होती है इन कंपनियों में, ठीक है। अब करंट प्राइस की बात करें तो 2528 है, बुक वैल्यू 1233, आरओई है 17.3। फ्री कैश फ्लो भी माइनस में है, माइनस 17,818 करोड़। अब यहाँ पर हाई लो की बात करें तो 52 वीक हाई है 2606 का, 52 वीक लो है 1292 का। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.38%, फेस वैल्यू 10 रुपये का, ईपीएस है 177 रुपये का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो देखो पिछले कुछ सालों की यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगर इससे पहले वाली हिस्ट्री आपको देखनी है तो वो भी आप देख सकते हो स्क्रीनर पे विजिट करके। अब यहाँ पर देखो मार्च 2022 में 19,255 करोड़ की रेवेन्यू थी, जो कि बढ़कर 2023 में 29,787 करोड़ हो गई, फिर 33,237 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ में, ठीक है। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंसिस्टेंसी की तरह से यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिली है रेवेन्यू। एंड उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसके अंदर भी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, 2708, फिर 5979, फिर 6553। तो नेट प्रॉफिट देखो काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ी है पिछले ये रिसेंट के जो ईयर्स हैं इनके अंदर, ठीक है। अब हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो पिछले 10 साल में 16% से यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है, 5 साल में 17%, 3 साल में 22%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 23%। तो ये जो है 3 साल और एक पिछले मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ में, तो ये मुझे ठीक लग रही है 22% और 23%। बाकी ये भी एवरेज ही मान सकते हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 10 साल में 16% और 5 साल में 20%, 3 साल में 34% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 14% है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये दोनों सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है, 5 साल में 20% और 3 साल में 34%। बाकी एवरेज है 10 साल में 16% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 14%। अब हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ये भी ठीक ठाक ही है, 10 साल में 13% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, 5 साल में 16% से, 3 साल में 25% से और 1 साल में काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है 93% के सीएजीआर से। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो देखो 10 साल में 15%, 5 साल में 15%, 3 साल में भी 14% और लास्ट ईयर में 17%। तो चलो एवरेज ही मान सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, कुछ खास ज़्यादा भी नहीं है और कुछ कम भी नहीं है उतना, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पर ट्रेंड देखें तो यहाँ पर देखो जो एफआईआईज की होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा है, ठीक है। देख सकते हो फिलहाल दिसंबर 2023 की बात करें तो इस क्वार्टर में 53.97% था, ठीक है। और प्रमोटर्स की बात करें तो 25.43% है, जो कि देखो ये पिछले 3 क्वार्टर से घटते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें एफआईएच के अंदर तो ये भी घटते हुए ही देखने को मिला है, 55% से 54%, फिर 53%, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम डीआईआईज की बात करें तो यहाँ पर ये देखो ये 3 क्वार्टर से बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहा है, 14.66, फिर 15.17, फिर 15.77%। पब्लिक की बात करें तो देखो पब्लिक में 4.49% थी, फिर बढ़कर 4.71 हो गई, फिर बढ़कर 4.83% हो गई, ठीक है। सो गाइस ये रही शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम चार्ट के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो चार्ट के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर हर 500-500 के लेवल पर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, और यहाँ पर अगर हम देखें 1000 से 1500 के बीच काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन रही है ये फेज में। तो इन्वेस्टर्स को कुछ खास यहाँ पर फ़ायदे नहीं मिल पाए होंगे यहाँ पर इस टाइम पे, लेकिन ट्रेडर्स की बात करें तो ट्रेडर्स यहाँ पर अपना फ़ायदा ज़रूर से उठाया होगा। यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर सेल किया, फिर यहाँ पर बाय किया और फिर थोड़ा सा वेट करके यहाँ पर सेल किया, ठीक है, इस प्रकार से। तो कुछ खास यहाँ पर देखें तो इधर के टाइम पे कुछ रिटर्न्स उतने कुछ खास नहीं मिले हैं, लेकिन अगर ओवरऑल रिटर्न्स की बात की जाए तो वो ठीक ठाक ही मिल गए हैं, ठीक है, शुरू से अगर अभी तक देखोगे तो। और अभी देख सकते हो ये जो ऑल टाइम हाई का लेवल है यहाँ पर पहुँचा हुआ है, और क्लोजिंग की बात करें तो अभी 2528 के लेवल पर है, ठीक है।
अगर हम डेली चार्ट के अनुसार भी देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हो कुछ इसी प्रकार से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर ट्रेडर्स अपना फायदा उठाए होंगे। ठीक है, 2245 का लेवल है, मान कर चलो 2250 का लेवल, तो वहाँ से 2500 तक यहाँ पर ये सफ़र करके फ़ायदा बनाया जा सकता था। ठीक है, तो चार्ट के अनुसार देखा जाए तो कुछ खास यहाँ पर हमें एंट्री के संकेत भी नहीं मिल रहे हैं, और देख सकते हो अभी ऑल टाइम हाई के लगभग में ही ये स्टॉक पहुंची हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर फ्यूचर ग्रोथ से रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ पर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हमें यहाँ पर बेनिफिट्स मिल सकते हैं या नहीं, ये अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर इनकी सेक्टर की बात करेंगे तो ये है एनबीएफसी सेक्टर। तो एनबीएफसी सेक्टर आगे बिल्कुल ग्रो कर सकती है, ये एक फ्यूचर सेक्टर है, क्योंकि मतलब लोन की ज़रूरत आगे चलकर सबको पड़ सकती है। ठीक है, किसको नहीं ज़रूरत पड़ती है, हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। फॉर एग्जांपल होम लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, तो काफ़ी सारे तरह तरह से लोगों को लोन्स की ज़रूरत पड़ती है। इस कंपनी की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल की जो फाइनेंस है उसके थ्रू मेजर रेवेन्यू इनकी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल की भी जो खरीदारी है क्या घट जाएगी? बिल्कुल नहीं, आगे चलकर और भी बढ़ सकती है। तो ऐसे देखा जाए तो सेक्टर तो बढ़िया है, फ्यूचर का सेक्टर है, लेकिन अब हम अगर कंपनी की बात करें तो क्या यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करके अच्छी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, वो अब डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल तो फिलहाल यहाँ पर देखें तो अभी ये ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुँचा हुआ है, तो यहाँ से अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, ना ही ट्रेडिंग किया जाता है, तो यहाँ पर अभी तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर गिरती है तो यहाँ पर जो लोग मतलब इंटरेस्टेड हैं कम से कम 20 से 25% की डिस्काउंट देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। वैसे कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं है, अगर मैं अपनी बताऊं तो यहाँ से मैं डिस्काउंट होने का इंतज़ार करूँगा, तब जाकर यहाँ पर मैं कोई डिसीजन लूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर ये गिरता है 1500 के लेवल पर समथिंग आता है तो मैं पहला किस्त उठाऊँगा, फिर यहाँ पर गिरकर अगर और नीचे आता है 1000 के लेवल पर तो मैं दूसरा किस्त ऐड करूँगा। इस प्रकार से एक्यूमुलेशन करके ऐड करूँगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया और थोड़ा सा गिर के नीचे आ गया तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। ठीक है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर किसी स्टॉक में आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आप जो 6 महीने साल भर में जो गिरावट आती है उसको झेलने का भी ताकत रखो। ठीक है, तो उसे आप लोग एज अ अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल करो, तभी आप लोग इन्वेस्टिंग की दुनिया में सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई स्टॉक में हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो करेक्शन आती है उसे हम लोग एज अ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे। ठीक है, ना कि रोना रोएंगे, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी बताऊँ, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो मैं इस प्रकार से ये लेवल्स के अनुसार डिसीजन लूँगा। अभी यहाँ पर मौका नहीं है तो इसलिए मैं अभी शांत से बैठा रहूँगा। अगर ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ जाए तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऊपर से जाकर भी अगर 20-25% का डिस्काउंट मिलेगा तभी मैं खरीदूँगा, बिना डिस्काउंट के मैं नहीं खरीदूँगा। इससे क्या है कि थोड़ी सी रिस्क हमारी मैनेज होती है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के ग्रोथ के अनुसार बात करें तो पर्सनली मैं अपनी बताऊँ तो इससे अच्छा मुझे चोला फाइनेंस लगता है, और उसके थ्रू मैं जाना चाहूँगा। अब अगर आपको पसंद है तो आप जा सकते हो, यहाँ पर भी ख़राब नहीं है, ठीक ठाक ही यहाँ पर भी कंपनी के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही, सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ एवरेज है। ठीक है, और पिछले 3 साल में देखो तो 34% से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है, 5 साल में 20% से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 1 साल में 93% से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। ठीक है, तो ये ठीक है, लेकिन अगर सभी मतलब टाइम फ्रेम में देखें तो कुछ खास मुझे नहीं लगता, एवरेज ही है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर भी आपने देखा कि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी देखने को मिल रही है, तो इससे पहले वाली हिस्ट्री भी अगर आप देखना चाहो तो देख लेना, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आपको सही लगता है तो फिर आप इसके साथ जा सकते हो। वैसे कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं है, जैसे कि मैं अपनी बता रहा हूँ कि मुझे चोला फाइनेंस पसंद है तो मैं चोला के थ्रू जाना चाहूँगा, चोला में इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा। तो वो मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, पर्सनल चॉइस है। बाकी ये आप लोगों को सोचना है कि अगर आपको ठीक लगता है तो ही कुछ करना। बाकी यहाँ पर देखा जाए
तो कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है या बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एवरेज देखने को मिल रही है और सेक्टर भी फ्यूचर का है। तो इस अनुसार आप लोग अब खुद से स्टडी करके सोच सकते हो कि किसमें आपको कैसा रिटर्न मिल सकता है। बाकी जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि यहाँ पर देख सकते हो कुछ टाइम से इन्वेस्टर्स को कुछ खास बेनिफिट्स भी नहीं मिले, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ये जो श्रीराम फाइनेंस कंपनी है इसको इसके पीयर्स से कंपेयर करना है। पीयर्स के देखना है कि पीयर्स के अंदर कैसे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ चल रहे हैं। अगर वहाँ पर ठीक मिलता है, वहाँ पर सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर वो ठीक लगता है तो उसके साथ जाओ, ये ठीक लगता है तो इसके साथ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कंपैरिजन करना चाहिए पीयर्स के साथ। जैसे इसके पीयर्स बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर चोला फाइनेंस, इनकी बात करें तो इन सब से आपको कंपेयर करना है, ठीक है। एंड उसके बाद कोई डिसीजन लेनी है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि एक कंपैरिजन वीडियो आए श्रीराम फाइनेंस और दूसरे जो एनबीएफसी से बिलोंग करने वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर, तो कमेंट कर देना, फिर मैं इनकी एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो श्रीराम फाइनेंस के ऊपर, जिसमें हमने इनकी जो Q4 रिजल्ट को लेकर जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर चर्चा किए, फिर इनके फंडामेंटल्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, चार्ट्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।